नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है और हम लोग फोर्थ यूनिट हमारे सब्जेक्ट में देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, उससे हमें हमारे सब्जेक्ट का जो मेन फोकस है, मेन गोल है, वो तो समझ में आ गया है। और वो मेन गोल हमारा क्या है कि हम किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा फोकस यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को के ऊपर नहीं है। हमारा फोकस यहाँ पे है कि हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते हैं, जानते हैं, तो किस तरीके से उसकी हेल्प से सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, या कौन कौन से वे हम अडॉप्ट कर सकते हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एररलेस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। हमें दोस्तों पता है, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है, हम लोगों ने अभी तक पहली यूनिट में देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। दूसरी चीज, वो कॉन्सेप्ट की जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या क्या हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। अगर हमें ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तो हम सही जगह पे सही टेक्नोलॉजी का या सही कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोगों ने पहली यूनिट में ये सारी चीजें देखी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम उनको क्या कहते हैं कि अगर हम कहें कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें अगर हमें एक बार समझ में आ जाती हैं दोस्तों, देन उसके बाद से हम अपनी सेकेंड यूनिट पे जो हमारी यूएमएल से रिलेटेड थी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो कि हमें नोटेशन, सिंबल, एरोज प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके हम लोग एक डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा मेंटल विजुअलाइजेशन है उसको एज अ डायग्राम शो कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि यूएमएल में दो टाइप के डायग्राम्स यूज होते हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। बात करें अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम की, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम वो डायग्राम्स है जो कि पर्टिकुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके कंपोनेंट का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा डायग्राम था दोस्तों, वो हमारा बिहेवियरल डायग्राम था। और बिहेवियरल डायग्राम के थ्रू जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल डायग्राम क्रिएट किया है, उसमें पर्टिकुलर हर कंपोनेंट के बिहेवियर को, उनके डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं। और हम उससे ये देख सकते हैं कि क्या जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो यूजर के अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इंप्लीमेंटेशन फेज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने तीसरी यूनिट में ये देखा था कि तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ये पहला स्टेप होता है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जाते हैं, हम एक मेंटल विजुअलाइजेशन करते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे होंगी, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे उसका एक एक स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद से जब हमारा ये एनालाइजेशन हो जाता है, देन हम उसको उस एनालाइजेशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, ताकि हमें सारे स्टेप आसानी से समझ में आ सके। और जब एक बार हमारा डिजाइन क्रिएट हो जाता है दोस्तों, तो फिर हम उस डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं। और ऑप्टिमाइज का मतलब दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि हम अपने डायग्राम को और ज्यादा बेटर और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, ताकि हम हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सके। इफेक्टिव बनाने के लिए होता क्या है दोस्तों कि हम पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हैं और उस डायग्राम में फिर ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई चीजें रिप्लेस की जा सकती हैं, या कोई एल्गोरिथम रिप्लेस किया जा सकता है, या कोई नया कॉन्सेप्ट मॉडल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर देख लेते हैं। और जब हमारा फुलफिल एक फाइनल आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है, देन हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
अब दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम पर्टिकुलर डायग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने थर्ड यूनिट में देखा था कि हमें इंप्लीमेंटेशन के समय भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन ही क्रिएट हो। तो दोस्तों ये हम लोगों ने अभी तक 3 यूनिट में हमने ये सारी चीजें देखी। हम लोग दोस्तों फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे। फोर्थ यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो टाइप की लैंग्वेजेस मेनली यूज की जाती हैं, एक आपका C++ और दूसरा आपका जावा। तो फोर्थ यूनिट हमारी C++ के ऊपर बेस्ड है और हम इसी के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो C++ के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग C++ को C विथ क्लासेस कहते थे, आगे चल के हम लोगों ने C++ उसको कहना शुरू किया, ठीक है ना। C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजरल पैराडाइम्स को भी अडॉप्ट करती है और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को भी अडॉप्ट करती है, यानी कि ये हम इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने फोर्थ यूनिट में अभी तक देखा कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमें ये समझ में आया कि सी प्रोग्रामिंग का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने देखा था कि एक आपका हेडर फाइल होती है, लाइब्रेरी फाइल जिसको हम कहते हैं, एक आपका मेन फंक्शन होता है और उसके बाद से आपकी फंक्शन बॉडी होती है जो कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में देखा कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, फंक्शन बॉडी क्या होती है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग नेम स्पेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था C++ के अंदर, और नेम स्पेस को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि किस तरीके से जो हमारा नेम स्पेस है वो पर्टिकुलर एक से ज्यादा फंक्शन, वेरिएबल या क्लासेस को के बीच में डिफरेंशिएट करता है, और साथ में जो कुछ पहले से प्रीफिक्स नेम होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग को डिजाइन करते वक्त ही क्रिएट कर दिए जाते हैं, उनको भी उनके सेट को भी अपने पास रखता है, ताकि जब भी उनका नीचे फंक्शन बॉडी में यूज हो तो पर्टिकुलर उस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से हम उस पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू जो कोड एग्जीक्यूट होना है उसको पहचान सकें, ठीक है दोस्तों। तो नेम स्पेस के बारे में भी हो सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम लोग नेम स्पेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए नेम स्पेस पहले लिखा जाता है, फिर नेम स्पेस का नाम लिखा जाता है और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आगे भी देखा था डायरेक्टिव के बारे में। तो डायरेक्टिव में हमने ये चीज देखी थी कि हम किस तरीके से यहाँ पे केवल यूजिंग एसटीडी काउंट कर दे, तो अगर काउंट जहां जहां भी प्रोग्राम में यूज होगा तो वो उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उसको सर्च कर लेगा, लेकिन उसके अलावा और किसी को भी वो सर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वो और किसी को सर्च नहीं करता है तो इसका मतलब एसटीडी के लिए भी हमें, ये इंड एल के लिए भी हमें अलग से एसटीडी का यूज करना होगा। अगर हम एसटीडी का यूज नहीं करते हैं और केवल इंड एल लिखते हैं तो हमारे कोड में एरर आ जाएगा, क्योंकि इंड एल भी एक यूनिक नेम है जो कि नेम स्पेस से ही डिराइव किया जाता है। दोस्तों नेस्टेड नेम स्पेस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस का यूज किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था नेम स्पेस नेम वन, कर्ली ब्रैकेट, कोड का डिक्लेरेशन, फिर दूसरा नेम स्पेस का नेम, फिर कर्ली ब्रैकेट, कोड का डिक्लेरेशन, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ और ये कर्ली ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड को रिप्रेजेंट करते थे। देन हम लोगों ने सी के आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा, और हमने ये देखा कि जो C++ के वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं यूनिक नेम से, और जो हमारा यूनिक नेम है वो छोटा भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि XY और एज सम, तो ये जो XY है ये आपका क्या है कि शॉर्ट नेम है, लेकिन अगर एज या सम की बात करें तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव नेम है, मतलब कुछ अपने आप में ये डिस्क्राइब कर रहा है ताकि समझ में आ सके कि पर्टिकुलर ये वेरिएबल किस लिए यूज किया जा रहा है। दोस्तों इंप्लीमेंट करने का तरीका देखिए दोस्तों, इंट ये डिस्क्रिप्टिव नेम 60, इंट m इज इक्वल टू 60, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एकदम करेक्ट है, लेकिन ये समझने में इतना आसान नहीं है, और ये समझने में आसान है कि ये समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर इस वेरिएबल के अंदर किस चीज को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों हम लोगों ने वेरिएबल के नेम के बारे में देखा कि वेरिएबल नेम किस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि हमें बार बार ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अगर हमने जब वेरिएबल नेम के बारे में देखा था तो हमने देखा था कि वेरिएबल नेम
लेटर कंटेन करता है, डिजिट कंटेन करता है और अंडरस्कोर कंटेन करता है। जो वेरिएबल नेम का नेम होता है या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या तो फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नेम आपका केस सेंसिटिव भी हो सकता है। अगर एक आपने माई लिखा स्मॉल में और एक को आपने माई लिखा कैपिटल में, तो ये दोनों वेरिएबल नेम अलग अलग होंगे और अलग अलग वेरिएबल को असाइन किए जा सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं होगा, जैसे कि हैश, परसेंटेज, ये सारी चीजें जो अलग स्पेशल सिंबल हैं, इनका यूज हम वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। और लास्ट था कि जो भी रिवाइज वर्ड है या फिर कीवर्ड्स हैं जिनको C++ में पहले ही डिफाइन कर दिया गया है प्रोग्रामिंग बनाते समय, उनका भी हम यूज एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वेरिएबल है और वेरिएबल में किस तरीके एज क्या है, आपका वेरिएबल नेम है, इंट क्या है, उसका डाटा टाइप है, जो कि ये बता रहा है कि पर्टिकुलर एज जो है वो इंटीजर टाइप का है और ये केवल इंटीजर वैल्यू को ही अपने अंदर होल्ड कर सकता है, इसके अलावा वो किसी और वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने कांस्टेंट टाइप देखा था और कांस्टेंट टाइप में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल को जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उसको कांस्टेंट टाइप के थ्रू उसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, ताकि कभी भी जब भी एग्जीक्यूशन हो तो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो। और इसके लिए हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल एक हमने कांस्टेंट नाम का कीवर्ड लगाया है, फिर टाइप लिखा है और वेरिएबल का नेम लिखा है और हमने ये वैल्यू 15 कर दी। अब ये जो माई नेम की वैल्यू 15 है, ये ऑल ओवर पूरे प्रोग्राम में कभी भी एग्जीक्यूशन होगा तो ये 15 ही रहेगी, 15 से चेंज नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इनम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम 0 1 2 3 4 अगर हमें लिखना हो तो उसकी जगह हम नेम के थ्रू इंटीजर को नेम असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसको लिखने का तरीका जैसा कि हमने बताया था इनम कलर रेड ब्लैक, तो हमेशा अगर कुछ ने कोई नंबर नहीं है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी रेड की जगह अगर हम इस कोड को प्रिंट करें तो रेड की जगह 0 प्रिंट होगा और ब्लैक की जगह 1 प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहां नीचे वाले की बात करें तो हार्ट डायमंड की वैल्यू 8 दी है, स्पीड की वैल्यू 3 दी है, क्लब की वैल्यू कुछ नहीं दी है। तो चूंकि हर्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हर्ट क्या प्रिंट करेगा 0, डायमंड प्रिंट करेगा 8, स्पेस प्रिंट करेगा 3 और क्लब क्या प्रिंट करेगा, चूंकि 3 इससे पहले की जो वैल्यू है वो 3 है तो क्लब क्या प्रिंट करेगा 4। ठीक है ना, तो हमने जैसा कि देखा था एक एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे रेड की वैल्यू 5 दी है, ब्लैक की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो ये लाइन प्रिंट होगी तो 5 6 प्रिंट होगा। और अगर नीचे वाले को देखें तो हर्ट की जगह 0, डायमंड की जगह 8, स्पीड की जगह 3 और क्लब की जगह 4 प्रिंट होगा। जैसा कि देखिए ये आपको आउटपुट में शो हो रहा है कि पहले ऊपर वाले में 5 और 6 और नीचे वाले में 0 8 3 4। ठीक है ना, तो इनम के बारे में, इनम टाइप के बारे में भी होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनम टाइप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोस्तों लास्ट टाइम में ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि C++ में जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑपरेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस दैट टेक वन और मोर आर्गुमेंट्स एंड प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू, यानी कि एक से ज्यादा आर्गुमेंट को ऑपरेट कंटेन करते हैं और एक न्यू वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा है, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो मोस्टली दोस्तों इतने कई सारे के ऑपरेटर जो है वो C++ के अंदर यूज किए जाते हैं। और अगर आप दोस्तों इन सारे टाइप के ऑपरेटर्स को अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि ये ऑपरेटर यूज कहां हो रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, टेनरी ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है ना, तो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं और 9 ऑपरेटर्स टोटल। और हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर और मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने देखा था कि असाइनमेंट क्या है, इक्वल टू जो होता है वो आपका सिंगल इक्वल टू, वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज में होता है, जिसमें अगर आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका एल वैल्यू होती है और राइट हैंड साइड में आपकी आर वैल्यू होती है, और जो आर वैल्यू होती है वो हमेशा एल वैल्यू को असाइन की जाती है। यानी कि अगर a इज इक्वल टू 5 लिखा जाए तो a आपकी आर वैल्यू a आपकी एल वैल्यू हुई और आर आपकी 5 आपकी आर वैल्यू हुई, और ये जो 5 है ये किसको असाइन किया गया है, एल वैल्यू को, यानी कि a को। ठीक है ना, और उसके बाद से हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे थे। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपको
जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो हम यूज करते हैं, और इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में अगर एक चीज हम देखें तो जैसा कि ये दो आर्गुमेंट्स को के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और एक नई वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि int x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो x प्लस इज इक्वल टू 4 और x माइनस 5 x माइनस इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो x प्लस इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में 4 ऐड हो जाएगा यानी 14, और यहाँ पे अगर x माइनस इज इक्वल टू 5 है तो अगर x की वैल्यू 10 है तो x में से 5 माइनस हो जाएगा यानी कि 10 की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये जो चीज सिंबल है हम इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया हो कि किस तरीके से हम इन चीजों को लिख रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा नया जो ऑपरेटर हम देख रहे हैं वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी कि दो चीजों के बीच में या दो आर्गुमेंट्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि these operators establish a relationship between operands, यानी कि ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं आपके, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, आपका लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, आपका इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, और आपका नॉट इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। इतने सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। आइए देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट नोटिस दैट असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू एंड देयर इज अ रिलेशनल ऑपरेटर फॉर इक्विवेलेंट, these two are different from each other. The assignment operator assign the value to any variable, whereas equivalent operator is used to compare value like if in if else condition example, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला पैरा लिखा हुआ है, ये जो नीचे वाला पैरा लिखा हुआ है दोस्तों, ये पैरा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दो तरीके के ऑपरेटर हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक आपका सिंगल इक्वल टू और एक आपका डबल इक्वल टू। तो इस ऑपरेटर को हम इक्विवेलेंट ऑपरेटर कह रहे हैं और इस ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो हमारा मेन डिफरेंस है वो है क्या कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्विवेलेंट ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम यहां देखते हैं। अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, एक सेकेंड, हाँ, अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और अगर मैंने लिखा कि a डबल इक्वल टू 5, अब दोनों के सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपका इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो जैसा कि हमें असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर पता है एक r वैल्यू होती है और एक l वैल्यू होती है, ये आपकी l वैल्यू है और ये आपकी क्या है r वैल्यू, और हमेशा r वैल्यू जो है वो l वैल्यू को असाइन की जाती है, यानी कि अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने एक वैल्यू 5 लिया जो कि वेरिएबल a को असाइन कर दिया, इसीलिए हमने वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया जो कि आपका ये रहा सिंगल इक्वल टू, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर दूसरी तरफ देखें तो हमने लगाया a डबल इक्वल टू और देन 5, यानी अब यहां पे ये बता रहा है कि a की वैल्यू 5 ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, और दूसरा जो 5 हमने लिया है वो ये बता रहा, और जो हमने ये डबल इक्वल टू लगाया है मतलब क्या है कि a की वैल्यू भी 5 है और 5 की वैल्यू भी 5 है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से के बराबर हैं, आगे पीछे या ज्यादा कम नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा एग्जांपल पे यहाँ पे दिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है int x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 इफ x डबल इक्वल टू 5 हेयर। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है इफ x डबल इक्वल टू 5, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है लाइफ इफ कंडीशन में हम यूज करते हैं आपके इक्विवेलेंट ऑपरेटर को।
तो जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है x डबल इक्वल टू 5, तो x डबल इक्वल टू 5 लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये जो x है ये 5 के बराबर है, ठीक है ना। और x 5 के बराबर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा प्रिंट क्या होगा, सक्सेसफुली कंपेयर्ड, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपका जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है ना, इनके बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है। तो सिंगल इक्वल टू का सिंपल मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यू को वेरिएबल को में असाइन करती है, और इक्विवेलेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है और जो उसके सामने वाली यानी जो आर वैल्यू और जो एल वैल्यू है वो दोनों इक्वल टू है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी चेंज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। या एक तरीके से कहें कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और दे आर यूज्ड टू कंबाइन टू डिफरेंट एक्सप्रेशन टुगेदर, ठीक है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर में इन्होंने दो ऑपरेटर को रखा है, एंड को और को, जो कि दो ऑपरेटर्स को जो कि दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के एक साथ कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके लिए यूज किए जाते हैं, दो डिफरेंट ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बारे में और फिर हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और के बारे में। तो हम एक ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं दोस्तों, यहां पे हम बना लेते हैं। पहले एंड के लिए बनाते हैं, पहले हम एंड के लिए बना रहे हैं, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और दूसरा हम और के लिए बना रहे हैं, जिसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। एक हमने ए वैल्यू लिया, एक हमने बी वैल्यू लिया, और एक हमने एंड लगा दिया ए और बी के अंदर, ए एंड बी के अंदर, ठीक है। सेम यहां भी करते हैं, एक ए लेते हैं, एक बी लेते हैं, और ए और बी यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये टेबल आपको दिख रही है, पहले हम 0 0 लिखते हैं, 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है, 1 0 लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं, और 1 1 लिखते हैं। सेम वही चीज यहां पे भी करते हैं, 0 0 0 सॉरी 1 1 0 और 1 1, ठीक है ना। तो अब दोस्तों अगर हम इस जैसे कि a की वैल्यू को हमने 0 0 1 0 1 लिया है, b की वैल्यू को 0 0 1 1 लिया है, अब हम इसमें एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं या और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी ऑपरेटर अगर यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों जैसे कि क्या है कि दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एक साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि दो ऑपरेटर्स को, दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करने के लिए और फिर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें से हमारा एंड भी है और हमारा और भी है। यानी कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन कर सके, ठीक है ना। तो अब हमें जो हमारा मेन फोकस है वो यह है कि हम ये पहले समझे
कि ये जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर है, इनको किस सिचुएशन में कहां पे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। किस सिचुएशन में कहां पे कैसे हम एंड ऑपरेटर का या और ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आएगा तो आप आसानी से इस टेबल को समझ सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम एंड की बात करें तो एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है, जैसे कि बारिश हो रही है और मेरे पास छाता है, तो फिर क्या है कि वो जा सकता है, बारिश में नहीं भीगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि बारिश हो रही है और छाता नहीं है, तो मतलब क्या है कि वो बारिश में भीगेगा। यानी कि क्या करें कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और दोनों अगर करेक्ट हैं, उसी केस में एंड आपकी करेक्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। यानी कि दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और दोनों के बीच में अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो ये एंड ऑपरेटर तभी करेक्ट वैल्यू यानी कि 1 प्रोड्यूस करेगा जबकि इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो, यानी कि ये दोनों ट्रू हो। अगर एक भी इसमें से फॉल्स हो जाता है तो ये एंड ऑपरेटर उसको एज अ फॉल्स ही क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर में ये मस्ट होता है कि दोनों की दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। ये एंड का एक ये अगर हम बात करें कि ये एंड की एक स्पेशलिटी है कि जब तक दोनों के दोनों ऑपरेटर करेक्ट नहीं होंगे, या सॉरी दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो ट्रू वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर एक भी उसमें फॉल्स होगा तो वो उसको फॉल्स वैल्यू ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये एंड ऑपरेटर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एंड ऑपरेटर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से अब वर्क कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है तो मतलब क्या है कि वो फॉल्स है। तो यहां पे देखिए जीरो को एज अ फॉल्स लेते हैं, तो जीरो भी फॉल्स है, जीरो भी फॉल्स है। तो इनका जब हम एंड यूज करेंगे ए और बी के बीच में, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? फॉल्स होगी। अब बात करें नीचे वाले की, तो इसमें भी देखिए, एक सेकेंड, इसमें भी देखिए आप, ये 1 ट्रू है, ये 0 फॉल्स है। लेकिन एंड के लिए ट्रू होने की कंडीशन क्या है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। लेकिन यहां पे क्या है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसलिए ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स हो जाएगी। सेम दोस्तों अगर इसी तरीके से देखें तो यहां पे भी देखिए 0 फॉल्स है, 1 ट्रू है, और इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो इसमें भी क्या है कि वैल्यू चूंकि एंड में हमें पता है कि दोनों करेक्ट होगी तभी ट्रू होगी, तो यहां पे चूंकि एक वैल्यू ट्रू और यहां पे एक फॉल्स है, तो यहां पे भी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 1 की और 1 की, तो यहां पे ये दोनों ट्रू है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। यानी अगर एंड की बात करें तो एंड केवल एक कंडीशन में ही ट्रू हो रहा है, जब दोनों स्टेटमेंट उसके ट्रू है। मतलब जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और की बात करें दोस्तों, अगर हम और की बात करते हैं तो और जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो अब इसमें क्या है कि अगर दो स्टेटमेंट आपके हैं और बीच में और लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि या तो दोनों सही हो तो भी वो सही होगा, और या तो वो एक में से, दोनों में से कोई एक भी सही हो। यानी मान लीजिए एक 1 है और दूसरा स्टेटमेंट 0 है, या फिर ये 0 है एक स्टेटमेंट 1 है, तो दोनों में से अगर कोई एक भी सही होगा तो भी उसकी वैल्यू ट्रू आएगी। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगा तो और ऑपरेटर के थ्रू अगर हम उसको कंबाइन करते हैं तो उसमें क्या होगा? वो फाइनल वैल्यू जो होगी वो आपकी ट्रू होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो अगर हम चार्ट में देखें तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा कि देखिए ये 0, ये 0, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, ये 0, ये 0, दोनों की दोनों वैल्यू आपकी क्या है? फॉल्स है। तो उस केस में और में क्या हो जाएगा? फॉल्स। जो हमने ए और बी लिखा हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां देखें तो यहां पे ये एक फॉल्स है, एक ट्रू है। एक फॉल्स है आपका और दूसरा आपका क्या है दोस्तों? ट्रू है।
तो अगर एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो चूंकि और कहता है कि दोनों में से कोई भी एक अगर सही है तो हमारा वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। यानी दो स्टेटमेंट को अगर आपस में रिलेट कर रहे हैं और दोनों में से कोई एक भी करेक्ट है तो मतलब क्या है कि वो ट्रू है। एंड में क्या होता था कि अगर दोनों में से एक भी अगर इनकरेक्ट है तो वो फॉल्स होगा, दोनों करेक्ट होगा तभी हम उसको ट्रू मानेंगे। लेकिन और में ऐसा नहीं है, और में दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो हम उसको ट्रू मान लेंगे। तो यहां पे चूंकि एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो हम इसको क्या मानेंगे, ट्रू। सेम वही कंडीशन यहां पे भी है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो यहां पे भी क्या होगा, ट्रू। और जब दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा। यानी कि आप देख सकते हैं और में फॉल्स की कंडीशन एक ही है कि जब दोनों फॉल्स हो, लेकिन ट्रू की कंडीशन क्या है कि कोई एक ट्रू है तो ट्रू है। यानी कि तीन अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रू की। लेकिन अगर एंड की बात कर रहे हैं तो तीन अपॉर्चुनिटी बन रही है फॉल्स की और केवल एक अपॉर्चुनिटी बन रही है आपके ट्रू की। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर था। होप सो आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया हो। अभी और भी सारे ऑपरेटर हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों डिस्कस करने से पहले मैं ये आपसे कहूंगा कि जितने भी ऑपरेटर्स मैं बता रहा हूं उसको आप सही से देख ले ताकि आप आगे चल के उनको अच्छे से सही जगह पे यूज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।